हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेयर फॉल के बारे में और ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं जिसको अपनाने से आप अपनी इस समस्या से नेचुरली बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक हो सकते हैं। हेयर फॉल की प्रॉब्लम के बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स, आपने देखने में आया होगा कि आजकल ये जो समस्या है बहुत ही कॉमनली और बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मेल्स के अंदर में जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा वर्स है अगर मैं कंपेयर करूँ फीमेल्स से। हालांकि फीमेल्स के अंदर में भी ये समस्या है, लेकिन जो मेल में जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एस्थेटिक इंडस्ट्री में काम करने का कि अब मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एस्थेटिक इंडस्ट्री में एज ए डॉक्टर में काम करता था। डॉक्टर बतराज के अंदर में मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं हेयर फॉल के जिसको कि मैंने डील किया है और हमने एनालाइज किया कि कितने टाइप के ट्रीटमेंट प्लान को चलाने से क्या क्या ट्रीटमेंट के आउटकम में चेंजेस आते हैं। तो वहाँ पर जो ट्रीटमेंट चलाया जाता था उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन भी दी जाती थी, साथ ही साथ में एस्थेटिक ट्रीटमेंट भी करवाया जाता था जिसमें कि मिजोथेरेपी, हेयर ट्रांसप्लांट की जो सर्जरीज होती है वो सारी चीज़ें भी वहाँ करवाई जाती थी और डिफरेंट प्रोसीजर के बारे में काफ़ी डिटेल में वहाँ पर हमें बताया जाता था। तो फ्रेंड्स, हेयर फॉल की समस्या को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हेयर की ज़िंदगी कैसी होती है, यानी कि हेयर की लाइफ साइकिल कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, वो पैदा होता है, मैच्योर होता है, ओल्ड एज होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। सिमिलरली हेयर के साथ भी ऐसा ही होता है। वो पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, जिसको कि एनाजल स्टेज बोला जाता है, जिसको कि ग्रोइंग स्टेज बोला जाता है। फिर वो मैच्योर होते हैं जिसको कि कैटाजन, और फिर बाद में ओल्ड एज जिसको कि टीलोजन स्टेज बोला जाता है, और बाद में डेथ जिसको कि एक्सोजन स्टेज बोला जाता है। ये चारों स्टेजेस होती है हेयर की। इनको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको ठीक से पता चल सके, जड़ तक आप पहुँच सके कि हेयर फॉल आखिर में कुछ लोगों में ज़्यादा क्यों होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है एनाजल स्टेज, जिसको कि ग्रोइंग स्टेज बोला जाता है, जो कि सबसे लंबे टाइम के लिए चलती है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे सिर के बाल हैं, स्कैल्प की हेयर है, 90% उसमें ऐसे हेयर होते हैं जो कि एनाजल स्टेज के अंदर में होते हैं, यानी कि ग्रोइंग स्टेज के अंदर में होते हैं। ये जो एनाजल स्टेज है ये 2 से 3 साल के लिए चल सकती है। फिर उसके बाद आती है एक ट्रांजिशन स्टेज, यानी कि कैटाजन स्टेज। इसके अंदर में जो साइकिल होती है वो केवल 10 दिन के लिए चलती है, क्योंकि इसके बाद में जो स्टेज आती है उसको टीलोजन स्टेज बोला जाता है, यानी कि रेस्टिंग स्टेज इसको बोला जाता है। ये जो स्टेज होती है ये 6 महीने के लिए चल सकती है। इसके अंदर में जो हेयर के स्ट्रैंड है वो थिन होने स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स का जो साइज है वो भी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। जो सबसे लास्ट स्टेज आती है वो उसको बोला जाता है एक्सोजन स्टेज, यानी कि इसके अंदर में जो हेयर है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि डेली बेसिस पे हमारे 50 से 100 बाल ऐसे होते हैं जो कि एक्सोजन स्टेज के अंदर में आते हैं, जो कि गिरते हैं। अगर डेली अगर आपके 50 से 100 बाल गिर रहे हैं तो वो एबनॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मली इसको गिना जाता है। अब प्रॉब्लम जब होती है जब ये हेयर की जो लाइफ साइकिल ये कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण की जो रेस्टिंग स्टेज है, फॉर एग्जाम्पल टीलोजन स्टेज है, वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, जिसके कारण जो हेयर फॉल की जो टेंडेंसी है और नंबर ऑफ हेयर स्ट्रैंड है वो काफ़ी जल्दी गिरने लग जाते हैं और बहुत ही इंक्रीज क्वांटिटी में वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो बाल्डनेस है वो काफ़ी अर्ली एज में आना स्टार्ट हो जाता है। अब जो काजेस की बात करें तो काजेस, बहुत सारे काजेस ऐसे बताए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर ना हो, फॉर एग्जाम्पल कोई थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ना हो, कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ना हो, कोई लाइफस्टाइल या आपकी कोई ईटिंग हैबिट ऐसी ना हो जिसके कारण कि आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आपकी ना हो, या फिर आप कोई ब्लड में ऐसी कमी ना हो जिसके कारण कि आपका हेयर फॉल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एनीमिया है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, या फिर आप कोई ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल से उसका एक हार्मफुल इफेक्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कैंसर है तो उसके लिए जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि ऐसी चीजेस में भी हेयर फॉल है या बाल्डनेस है वो आपको हो जाती है। लेकिन जो वन ऑफ द मेन कॉज बताया जाता है उसके लिए ये कहा जाता है कि डीहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, यानी कि डीएसटी हार्मोन काफी हद तक जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो हमारे स्कल का यानी सिर का जो आगे का पार्ट है, जिसको फ्रंटल पार्ट बोला जाता है, बीच का पार्ट है जिसको ये वर्टेक्स पार्ट बोला जाता है, यहाँ के जो हेयर फॉलिकल है वो और सेंसिटिव होते हैं डीएसटी हार्मोन के लिए, जिसके कारण कि फ्रंटल पार्ट और वर्टेक्स वाला पार्ट वो जल्दी झड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है उसके अंदर में जो बाल्डनेस होती है वो मैक्सिमम केसेस में फ्रंटल में और वर्टेक्स में देखने को मिलती है। और आपने साथ में ये देखा होगा कि जो पीछे के बाल हैं, जिसको कि नेक के ऊपर का रीजन जिसको ओसिपिट रीजन बोला जाता है, या कान के ऊपर का रीजन जिसको कि टेम्पोरल रीजन बोला जाता है,
वहाँ के जो बाल होते हैं वो फिर भी इंटैक्ट रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बाल होते हैं वो डीएसटी हार्मोन के उतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते। लेकिन हाल फिलहाल की जो रिसर्च हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ डीएसटी हार्मोन ये कभी डिसाइड नहीं करता है कि आपको हेयर फॉल होगा या नहीं होगा, क्योंकि नई स्टडीज में यही पाया गया कि एआर जीन, यानी कि कहीं ना कहीं ये कहें कि हम जेनेटिकली ही एक रीजन होता है जिसके कारण कि जो रिसेप्टर्स होते हैं हेयर फॉलिकल के वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में और सेंसिटिव हो जाते हैं डीएसटी हार्मोन में। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सभी के अंदर में भी बाल्डनेस आ जाती है, अगर सभी की हेयर फॉलिकल सेंसिटिव होते डीएसटी हार्मोन के, क्योंकि कहीं ना कहीं जीन्स का, खासकर एआर जीन का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल देखने को मिला कि जिन लोगों की एआर जीन सेंसिटिव होते हैं डीएसटी हार्मोन के लिए, उन लोगों में जो बाल्डनेस है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जो डीएसटी हार्मोन है ऐसा नहीं कि फीमेल्स को इम्पैक्ट नहीं करता, फीमेल्स को इम्पैक्ट करता है, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी है वो मेल्स के अंदर में ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाता है तो उसमें आपने ये देखने को मिलता होगा कि हमारे ओसीपट के बॉल या फिर टेम्परल एरिया के कुछ हेयर स्टैंड्स आपके फ्रंटल या वर्टेक्स पार्ट में लगा दी जाती है। उसका यही रीजन होता है कि जो ये बाल होते हैं वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते डीएसटी के लिए, और इनमें एंटी डीएसटी अगर लगा के इसको यहाँ पर आपके फ्रंटल पार्ट या वर्टेक्स पार्ट पे लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो हेयर ट्रांसप्लांट की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लान्स की। तो ट्रीटमेंट के अंदर में जहाँ तक मैं मेडिसिन की बात करूँ तो मेडिसिन में फिनास्टिडिल, मिनोक्सिडिल ऐसी कुछ दवाइयाँ आपको दी जाती है, लेकिन लॉन्ग रन में ऑब्वियसली बात है कि शॉर्ट टर्म में ये दवाइयाँ काफ़ी इम्पैक्टिव दिखेगी, आपको काफ़ी इफेक्ट दिखेगा इस मेडिसिन का, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके आपको बहुत सारी साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। खासकर ये कहा जाता है कि जो फिनास्टाइड है वो कहीं ना कहीं एसिमिनाइजेशन कर देता है टेस्टिकल्स के अंदर में, जिससे कि आगे चलकर इनफर्टिलिटी की जो चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे कुछ ट्रीटमेंट प्लान बताया जाए जिससे कि आपकी जो हेयर फॉल की जो समस्या है वो बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरली आप इसको ठीक कर सके। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन सर्जिकल्स में मेसोथेरेपी भी एक ट्रीटमेंट है जो करवाया जाता है, साथ के साथ में हेयर ट्रांसप्लांट्स भी आप इसमें करवा सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि ये थेरेपीज भी इनफेक्टिव हो सकती है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाता है वो भी अनसक्सेसफुल हो जाता है और उसके अंदर में भी इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपकी सर्जरी ठीक प्रॉपर तरीके से या हाइजीन तरीके से नहीं की जाती तो ऐसे केसेस में इन्फेक्शन भी बहुत ही एक गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जो कि नेचुरली बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है? तो इसका आंसर डेफिनेटली है ऐसी मेडिसिन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो कोई भी अगर आपको ये दावा करे कि आपकी जो ये बाल्डनेस है, जो जहाँ पर कि बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं दिख रहे हैं वहाँ पर भी वो आपकी हेयर की रीग्रोथ करवा देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके एक बार हेयर फॉलिकल डेथ हो जाते हैं तो उसको रीजनरेट करना इम्पॉसिबल होता है। वहाँ पर कोई भी आपकी हेयर फॉलिकल्स नहीं कोई रीजनरेट कर सकता किसी भी मेडिसिन से। लेकिन अगर मैं होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिससे कि आपकी जो हेयर फॉल की जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। यानी कि जो एक डिस्टर्ब लाइफ साइकिल है हेयर का, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन, एक्सोजन का, वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगा, जिससे कि जो आपकी हेयर फॉल है, नंबर ऑफ जो हेयर जो गिर रहे हैं उस पर काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि हेयर का ट्रीटमेंट इतना लंबा क्यों चलता है? हेयर का ट्रीटमेंट लंबा इसलिए चलता है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेयर की जो लाइफ साइकिल है वो खुद ही इतनी लंबी होती है, जिसमें कि एनाजन से 2 से 3 साल के लिए होती है, जो टीलोजन है वो 6 महीने तक चलती है। इसलिए अगर आपको कोई एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखना भी है अपने बालों के लिए तो आपको मिनिमम 6 से 7 महीने के लिए ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। उससे कम अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो मुझे रिजल्ट शो करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। वो केवल अगर आप फिनास्टिड या मिनोक्सिडिल जैसी दवाई ले रहे हैं उसमें आपको कुछ देर के लिए आपको रिजल्ट तो दिख जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बहुत ही गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं नेचुरली बिना किसी साइड इफेक्ट ठीक हूँ तो आपको पेशेंस काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है, और डेफिनेटली अगर आप पेशेंस रखेंगे और इन दवाइयों को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। मेडिसिन कौन कौन सी होती है? तो मेडिसिन होती है जेबुरेंडी। ये जो जेबुरेंडी मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में आती है, इस मेडिसिन को आप एक्सटर्नली अपने स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं जहाँ पर बाल्डनेस आपको दिख रही है, और इंटरनली भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है कैलकुलेफ्लोर। खासकर जो एलोपेशिया एरिएटिया के केस होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कुछ लोग ये बोलते हैं लेमन लैंग्वेज की कीड़ा काट गया जिससे कि कुछ पार्ट्स ऑफ बाल्ड हो गया। ऐसे केसेस के लिए कैलकुलेफ्लोर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है।
देखने में यह आया कि इस मेडिसिन का यूज करने से जो उनकी एलोपेशिया एरिएटा होता है वो विद इन 8 to 9 मंथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। सिमिलरली जो बाकी जो मेडिसिन हैं उनके नाम है थूजा मेडिसिन, काफ़ी एक अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा सीपिया मेडिसिन, पल्सेटिला मेडिसिन और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो ना केवल आपके बालों को ठीक करेगी, बाकी इंटरनली कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आपको और भी कोई समस्या है उसको भी ये मेडिसिन ठीक कर सकती है, जो कि डिपेंड करता है केस टू केस, जिसके लिए आपकी केस हिस्ट्री ली जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये देखने को आता है कि स्ट्रेस फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फेनोमेना होता है हेयर फॉल के लिए। अगर ऐसा लगता है डॉक्टर की स्ट्रेस के कारण आपके हेयर फॉल ज़्यादा गिर रहे हैं, तो होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी मेडिसिन है, जिसको लेने से डेफिनेटली आपकी जो समस्या है काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। मेडिसिन बहुत सारी है फ्रेंड्स, लेकिन राइट गाइडेंस में लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जो यूनिवर्सल जो मेडिसिन है वो है जगुरेंटी एंड थूजा। ये मेडिसिन भी आपको डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर में लेनी चाहिए, ताकि आपकी कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग हो सके और एक राइट गाइडेंस के अंदर में आप अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को डील कर सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा जो भी मैंने ब्रीफ में इस डाइवर्स टॉपिक को समझाने की कोशिश की है वो आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।